100 शेर की एक सेना बनाते हैं और उसका सेनापति अगर आप किसी कुत्ता को बना देते हैं तो वो सेना कभी भी हार सकती है। लेकिन अगर आप 100 कुत्ता का एक सेना बनाते हैं और उसका सेनापति अगर एक शेर को बना देते हैं तो किसी भी देश को, किसी भी राज्य को जीता जा सकता है। राजपूत कसाई जात होता है और उसने दलितों का काफी शोषण किया। ब्राह्मण जो होता है ये दलितों को ठगने का काम करता है, छुआछूत को बढ़ावा देता है। भूमिहार जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि आप जो है भर ठेउना लैट्रिन माहे गुजर जाइएगा लेकिन किसी भूमिहार के दरवाजा पर से मत गुजरिएगा। और ये सारी बातें समाज में लोगों द्वारा कही जाती है कि ये जो जाति होता है वो काफी शोषक होता है। लेकिन हम आपको जो बातें बताने आए हैं उसे सुनकर जो है आपका दिमाग चक्करघिन्नी की तरह घूम जाएगा और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक जो धारणा जो बनाई जाती है, एक नैरेटिव जो सेट किया जाता है वो आखिर कैसे किया जाता है। और ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये कोई न्यूज नहीं है, बल्कि हमने जो 2 से 3 दिनों में अनुभव किया है वो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप समाज में रहते हैं, अगर आप इंसान हैं, आप किसी भी जाति धर्म से हो, लेकिन आपको यह रिपोर्ट देखना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपके जीने में यह काफ़ी काम आने वाला है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आप लोग सुनते होंगे कि कहीं पे राजपूत जी ने किसी को मंदिर में घुसने नहीं दिया। आप ये जरूर सुनते होंगे कि कहीं पर भूमिहार जी ने कहीं किसी पासवान जी को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया। आप ये जरूर सुनते होंगे कि किसी ब्राह्मण ने किसी दलित को कुएं में से पानी निकालने नहीं दिया, पानी तक पीने नहीं दिया। और ये जो जातियां जो होती है ये कसाई जातियां होती है। सवर्णों ने दलितों का काफी शोषण किया है, वगैरह वगैरह काफी सारी बातें आती है। लेकिन हम जो आपको बातें बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको लगेगा कि आखिर दुनिया में हो तो रहा है उल्टा, लेकिन बताया जा रहा है कुछ उल्टा। अब दरअसल आपको बताते चले कि आखिर ये सब क्या होता है, कैसे होता है। आप ये भी सुनते होंगे कि कहीं पे मुसलमानों ने हिंदुओं के शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर दी और हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा। कहीं पर आप ये भी सुनते होंगे कि दरअसल हिंदुओं ने मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा। और आखिर ये कहा जाता है कभी मुसलमान को आतंकवादी कह दिया जाता है, कभी हिंदू को आतंकवादी कह दिया जाता है और ऐसे बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन अब हम आ जाते हैं मुद्दे पे। दरअसल बात ये है कि ये जो कहा जाता है किसी जाति विशेष को जो दबंग कहा जाता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और आप जब घूमेंगे, जब आप दुनिया में जाएंगे, जब आप हर एक क्षेत्र में जाएंगे, ग्राउंड पे जाएंगे या आप अपने अगल बगल में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब की सब जो बातें हैं, ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है कि कौन शोषक है, कौन दलित है, ये सब का सब जो है आपके अगल बगल में, आपके आसपास ये घटना नहीं घटती है। अब इसको हम कैसे एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। अब आपको बताते चले कि 4 जातियां राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, इनको शोषक का दर्जा दिया गया है और दलितों के बारे में कहा जाता है कि दलितों का हमेशा शोषण हुआ है। लेकिन हम एक ऐसे जगह के बारे में, हम कहीं ना किसी जगह के बारे में आपको विशेष करके बताएंगे, ना किसी व्यक्ति का नाम बताएंगे, लेकिन जाति का नाम यहाँ बताना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम आपको जाति का नाम जरूर बताएंगे। आपको एक जगह का नाम हम जगह का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक जगह है जहाँ पे पासवान जी का जो है वो संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे जो पासवान जी लोग हैं वो एकदम अशिक्षित हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो गलत कामों में लिप्त है। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि वहाँ पर कुछ संख्या में राजपूत भी है, कुछ संख्या में भूमिहार भी है, मतलब हर एक जाति के 2-4 लोगों का वहाँ पे घर है। लेकिन आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि उस क्षेत्र में
पासवान जी जो चाहते हैं वही होता है। अगर दिन दहाड़े राजपूत की, भूमिहार की या किसी अन्य जाति की बेटी के साथ गलत काम भी अगर कर दिया जाए तो किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि उस एरिया में घुस जाएगा और किसी बड़े से बड़े बाहुबली, बहुत बड़ा अतीक अहमद या कोई भी आनंद मोहन, सॉरी हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, कोई भी बड़े से बड़ा बाहुबली भी वहां जा करके पासवान जी का कुछ नहीं कर सकता और पासवान जी जो चाहेंगे वही उस जगह पर होता है। तो आखिर ऐसा क्या बात है? तो अब आप इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ पासवान जी पर हम बात नहीं ला रहे हैं, जहां पे भी, जिस क्षेत्र में भी जिस भी जाति की ज्यादा जनसंख्या है, यानी कि उसको एक तरीके से कहा जाता है अनबैलेंस्ड सोसाइटी। अनबैलेंस्ड सोसाइटी क्या होता है कि एक जाति की जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है उस सोसाइटी को, उस समाज को अनबैलेंस्ड सोसाइटी कहा जाता है। हो सकता है कि उस क्षेत्र में कोई एक कानू जाति या राजपूत जाति या भूमिहार है या मुसलमान है या कोई भी हो, अगर किसी भी समाज में एक जाति की संख्या अगर सबसे ज्यादा है तो वहां पर उसी जाति की चलती है, चाहे वो कोई भी जात हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन जो बैलेंस्ड सोसाइटी होता है, जैसे कि शहरों में अधिकतर क्या होता है कि हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, जिसके कारण दबंगई बहुत कम होता है। लेकिन जहां पे भी जिस जाति की संख्या ज्यादा है वो जाति दूसरे जाति का शोषण करता है। ये जो इतिहास, भूगोल और नागरिक में जो पढ़ाया गया है, ये सारी बातें कि राजपूत शोषक होता है, ब्राह्मण शोषक होता है, ये सब का सब जो है झूठ बात है और आपको आंख अछैत डिब्बा गैप करने वाली बात सिखाई गई है। आपको कितना गलत सिखाया जाता है, हम लोग को कितना गलत पढ़ाया जाता है, ये आप इस बात से समझने की कोशिश कीजिए और आप अपने आसपास के लोगों का जरा देख लीजिए। अब आपको एक छोटी सी बात हम और बताते हैं इसमें उदाहरण के तौर पे कि एक जो सोसाइटी है कानू जाति को, कानू जो होता है जिसको साव जी जो लोग टाइटल लगाते हैं, इसको सबसे ज्यादा विनम्र जाति कहा जाता है और कहा जाता है कि इस जाति को अगर दो चार गाली भी अगर आप दे देते हैं फिर वो सुन करके आपका बात बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर कानू की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और कानू लोग वहां पर राजपूत लोगों का जमीन कब्जा किए हुए है। कोई 18 कट्ठा का प्लॉट है, कोई 2-2 बीघा का प्लॉट है और कानू लोगों ने क्या किया है कि उसको बाउंड्री से घेरवा दिया है और उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। और राजपूत साहब की इतनी औकात नहीं है कि कानू के पास से वो अपनी जमीन को छुड़वा ले। अब इस बात से जरा समझ लिए कि कोशिश कीजिए कि जिस राजपूत को राजा का पूत, फलाना ठिकाना, शोषक वगैरह क्या क्या नहीं कहा जाता है, उसका जमीन किसी कानू ने कब्जा कर लिया और राजपूत जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर राजपूत की जनसंख्या कम है और कानू की जनसंख्या कम है। यहाँ पर कानू शोषक हुआ, यहाँ पर राजपूत जो है शोषित है। लेकिन ये बात लोग नहीं समझ पाते हैं। लोगों को क्या है कि एक नैरेटिव जो सेट किया जाता है उसी नैरेटिव पर चलते हैं। अब दूसरा चीज, एक चीज और आपको बताते हैं कि दरअसल एक खबर और भी आती रहती है और एक व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी तो वो बता रहा था कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए थाना वाले 2500-3000 रुपए की मांग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ थाना पर ही 2500-3000 या घूस की मांग नहीं की जाती है। आप किसी भी बिहार के, आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए और सिर्फ बिहार ही नहीं, ये पूरे भारत की समस्या है और पूरे भारत की समस्या जो है ये काफी विकट है। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको घूस देना ही पड़ता है और इसका अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जनता है जो कि घूस देने का काम करती है। अगर आप देते नहीं हैं तो कोई ले भी नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात जो आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप 100 शेर की एक सेना बनाते हैं और उसका सेनापति अगर आप किसी कुत्ता को बना देते हैं तो वो सेना कभी भी हार सकती है। लेकिन अगर आप 100 कुत्ता का एक सेना बनाते हैं और उसका सेनापति अगर एक शेर को बना देते हैं तो किसी भी देश को, किसी भी राज्य को जीता जा सकता है। तो हम ये उदाहरण जो आपको दे रहे थे ये इसीलिए दे रहे थे कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। बेचारे का स्वास्थ्य अभी खराब चल रहा है उनका, भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन एक प्रधानमंत्री सिर्फ चेंज होता है, सिस्टम सारा का सारा वही है और देश में क्या बदलाव हुआ आप सभी देख रहे हैं। उसी तरीके से यूपी में देख लीजिए कि एक सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री चेंज हुआ और वहाँ का सिस्टम क्या चेंज हो गया वो आप देख लीजिए। तो इसी तरीके से अब यूपी में
काफ़ी सारा भ्रष्टाचार पे अब लगाम लगा है। गुजरात में लगाम लगा है, मध्य प्रदेश में लगाम लगा है, उसी तरीके से बिहार में भी लगाम लग सकता है। तो आप हमारा इशारा समझ पा रहे होंगे कि अगर आप सेनापति आप किसको बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो समस्या है, इस समस्या से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को प्लान बनाना होगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से डिजिटलाइजेशन, जो आप हर एक चीज़ का आप कह रहे हैं कि जैसे जो पहले घर का पैसा जो आता था, जिसको अब प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है, या किसान निधि वाला, या जो भी पैसा पहले आता था वो मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर के थ्रू आता था। लेकिन अब सारा का सारा पैसा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है उसके अकाउंट में अब जाता है। तो इसमें काफ़ी हद तक इन सारे मामलों में लगाम लगा है। अब आने वाले समय में एफआईआर भी ऑनलाइन होने जा रहा है और ऑनलाइन अभी हो भी रहा है। खैर अभी ज़्यादा प्रचलन में नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से डिजिटल युग आ रहा है उस तरीके से धीरे धीरे भ्रष्टाचार का खत्म होना, अब आप ये कह सकते हैं एक लाइन में कि भ्रष्टाचार का अंत निकट आ चुका है। हमने ये सारी बातें जो अपने अनुभव के आधार पर 2-4 दिनों में जो हमको अनुभव हुआ वो जो हमने आपको बताया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। लेकिन एक चीज़ हम जाते जाते फिर आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इस अनुभव को बताने में हमारे किसी भी जाति विशेष का न हम विरोध करना चाहते थे न सपोर्ट करना चाहते थे। जहाँ पे हमने जो देखा वो हमने बताया। अगर हमारी बात से किसी भी जाति विशेष को अगर दुख पहुँचता है तो पॉजिटिव इंडिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। एक बार फिर से जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।